बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए थे आपको, और सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ़ यू ऑफ टी इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, इफ़ यू ऑफ टी इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, देन शो दैट यू डॉट इंटू यू डॉट यू प्लस डी स्क्वेयर यू और डी टी स्क्वेयर प्लस डी यू और डी टी मैग्नीट्यूड स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। आपको सिर्फ ये बताया हुआ उसने कि वेक्टर u जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड 2 है, उसके अलावा कुछ नहीं बताया हुआ। बाकी ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली जो जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है वो मालूम करें। यहाँ सिंगल डेरिवेटिव की ज़रूरत है, ज़ाहिर बात है, उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है। फिर यहाँ आपको सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है, तो सेकंड डेरिवेटिव भी लें आप। तो फिर देखें कि ये रिज़ल्ट प्रूव होता है कि नहीं होता। उसके लिए जो आपको गिवन है वो लिख लें आप, u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2। नाउ अगर आप u डॉट u करते हैं तो किसके बराबर आएगा? u मैग्नीट्यूड स्क्वायर, जो कि आ जाएगा u डॉट u इज इक्वल टू 4। इसका डेरिवेटिव लें, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लिया जाएगा। पहले का डेरिवेटिव लेते हैं डी यू ओवर डी टी डॉट यू, ये वाला u ऐसे ही, फिर ये वाला u ऐसे ही, और उसका डेरिवेटिव डी यू ओवर डी टी, और 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। 4 कांस्टेंट है, 4 का डेरिवेटिव 0। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कम्यूटेटिव होती है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं u डॉट डी यू ओवर डी टी प्लस u डॉट डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2u डॉट डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, या फिर आ जाता है u डॉट डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 कर लेते हैं, और इसे इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर आप इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, दोबारा इसका आप डेरिवेटिव लें, चूँकि जो एक्सप्रेशन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? u का डेरिवेटिव आ गया डी यू ओवर डी टी, और ये डी यू ओवर डी टी एज इट इज़, फिर प्लस u एज इट इज़ डी यू, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा ना। पहले आपने u का डेरिवेटिव लिया, डी यू डी टी आ गया, डॉट डी यू डी टी एज इट इज़, फिर ये u एज इट इज़ और इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर यू डी टी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 है। अच्छा जी, इसको तो हम लिख नहीं सकेंगे डी यू ओवर डी टी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और उसको लिख लेते हैं u डॉट डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, u डॉट डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी टी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन भी आ चुकी है, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन का नाम दे दें 4। अगर आप इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करें तो एक्सप्रेशन वो बन सकता है जो हमने प्रूव करना है। इक्वेशन नंबर 2 और 4, 2 प्लस 4 क्या होगा जी? इक्वेशन 2 है u डॉट u इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन नंबर जो 4 थी
u डॉट डी स्क्वेयर यू ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस डी यू ओवर डी टी मैग्नीट्यूड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड होंगी और राइट हैंड साइड्स ऐड होंगी। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हों तो क्या आता है, u डॉट u प्लस u डॉट डी स्क्वेयर यू ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस डी यू ओवर डी टी मैग्नीट्यूड स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। इन दोनों में से अगर हम, चूँकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें u डॉट u प्लस डी स्क्वेयर यू ओवर डी टी स्क्वेयर, तो कोई हर्ज नहीं है। तो यही हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यही हमने साबित करना। क्वेश्चन समझ आ गया? u मैग्नीट्यूड आपको दी हुई थी 2, उसके बाद आपने u डॉट u ली, u मैग्नीट्यूड 2 अप्लाई किया, इसका डेरिवेटिव लिया, जो एक्सप्रेशन आया उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया, और फिर सिर्फ जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को हमने ऐड किया ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाए। वेक्टर फंक्शंस की लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के बाद अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वेयर आई यूनिट वेक्टर प्लस 2t क्यूब जे यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर, फाइंड इंटीग्रल एफ ऑफ टी इंटीग्रल 1 to 2 एफ ऑफ टी। ये बिल्कुल जिस तरह आप इंटीग्रेशन रूटीन की करते हैं उसी तरह की इंटीग्रेशन है। जिस तरह आपने देखा कि वेक्टर फंक्शंस की डिफरेंशिएशन में भी आप वही रूल अप्लाई करते रहे हैं जो आपने आम डिफरेंशिएशन में अप्लाई किए थे। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि जब कोई डॉट प्रोडक्ट का आप लेते हैं डेरिवेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट बताते खुद चुके स्केलर है तो उसका आंसर भी स्केलर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट चूँकि वेक्टर है तो उसका आंसर भी वेक्टर आता है। इसी तरह यहाँ इंटीग्रेशन जब आप कर रहे होंगे तो वेक्टर फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर भी वेक्टर ही आएगा। और सिर्फ ये है कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो प्लेस करते हैं वो अब वेक्टर की इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर होगा। स्केलर की इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन स्केलर होगा। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी। इंटीग्रल एफ ऑफ टी क्या था, टी माइनस टी स्क्वेयर आई यूनिट वेक्टर प्लस 2t क्यूब जे यूनिट वेक्टर माइनस 3k डी टी। क्या आएगा इसका आंसर? टी का आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस टी क्यूब बाई 3 आई यूनिट वेक्टर, ये 2t रेज पर 4 ओवर 4 जे यूनिट वेक्टर माइनस 3tk, ये तो आ गया आंसर वेक्टर की फॉर्म में। टी स्क्वायर बाई 2, टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी स्क्वायर बाई 2, टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी क्यूब ओवर 3। आपको पता है इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है कि आपने उसको पावर में ऐड करना है और एडेड पावर से डिवाइड करना। यूनिट वेक्टर अपनी जगह ही लगा रहेगा। इसी तरह यहाँ पे 2t क्यूब है तो t की पावर 4 ओवर 4 हो जाएगी और जे यूनिट वेक्टर वैसे लगा रहेगा। अब ये कांस्टेंट है, एक्चुअली यहाँ आपने t की पावर 0 की इंटीग्रेशन करनी है, तो t की पावर 0 की या 1 की इंटीग्रेशन करनी है। बेसिकली जो 1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो t की पावर 0 की इंटीग्रेशन हो रही होती है। अगर आप dt कर रहे हैं तो ये t की पावर 0 की इंटीग्रेशन हो रही होती है, तो वो t की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो वो आ जाता है t। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस 3 भी वैसे रहा, k भी वैसे रहा, और जो 1 था वहाँ उसकी इंटीग्रेशन t आ गई।
और उसके बाद जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने प्लेस करना है वो वेक्टर होना चाहिए। आपने एक वेक्टर की इंटीग्रेशन की है तो लिहाजा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप एक वेक्टर प्लेस कर दें ए। आम इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक आम कांस्टेंट प्लेस करते हैं, जबकि इसमें वेक्टर की इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वेक्टर प्लेस करेंगे। इसका आंसर तो आ गया। सेकेंडरी इसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 1 to 2, तो 1 to 2 इंटीग्रेशन करें एफ ऑफ टी डी टी। आसानी ये है कि हम चूँकि इंटीग्रेशन कर चुके हैं इसी के ऊपर लिमिट्स लगा देंगे। लेकिन एक मसला आपने समझ लिया होगा, इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं कैलकुलस में और आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ के आए हुए हैं इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 3। जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस करते हैं। जब डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। इसकी वजह पता है आपको? कैंसिल हो जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए ज़रूरत उसको लगाते ही नहीं फिर। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये इसका आंसर आएगा t²/2 माइनस t³ यानी इसकी इंटीग्रेशन पूरी करें ना आप, आपके पास आ जाता है इंटीग्रल 1 to 2 एफ ऑफ टी क्या था, t माइनस t² आई नोट वैक्टर प्लस 2t³ जे नोट वैक्टर माइनस 3k dt। अब इसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो आएगी t²/2 माइनस t³/3 आई नोट वैक्टर, और ये क्या बनती है 1/2 t4 जे नोट वैक्टर माइनस 3t के नोट वैक्टर, और लिमिट्स लगानी है 1 to 2। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना, t²/2 माइनस t³/3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1/2 t4 जे यूनिट वेक्टर माइनस 3t के यूनिट वेक्टर। अब t की जगह अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लगाएं ज़रा, यह आ जाएगा 2² माइनस 1²/2 माइनस 2³ माइनस 1³ ओवर 3 आई यूनिट वेक्टर। ये समझ आ गई? टी की जगह मैंने पहले 2 पुट किया है, फिर इसी टी की जगह 1 पुट किया है माइनस करके। टी की जगह 2³ हो गया और फिर माइनस 1³ ओवर 3, वो वैसे वैसे रहा। यहाँ भी 1/2, तो 2⁴ माइनस 1⁴ ऐसे ही करेंगे। पहले आपने टी की जगह 2 पुट किया और उसकी पावर 4 भी आनी है, फिर माइनस 1⁴ और जे वैसे ही, फिर माइनस 3 और ये टी है 2 माइनस 1 के यूनिट वेक्टर। थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, 2⁴ 4 हो गया, 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया 3/2 माइनस 7/3 नेक्स्ट प्लस 1/2 17 या 15 15/2 और फिर माइनस 3k। सिर्फ यहाँ आपकी सिंपलीफिकेशन की ज़रूरत है। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 9 माइनस 14 माइनस 5/6 माइनस 5/6 आई यूनिट वेक्टर प्लस 15/2 जे यूनिट वेक्टर माइनस 3k। अच्छा, अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने कहा कि जी ये अपर लिमिट आपने पुट किया फिर लोअर लिमिट पुट किया, समझ नहीं आई। और क्वेश्चन आपका ये था कि आप पहले ये करते हैं कि पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट, यानी आप ये करते हैं अपर लिमिट पुट की 2² ओवर ये आपका इंटीग्रेशन हुई ना ये वाली, तो इसमें आपने अपर लिमिट पुट की 2² ओवर 2 माइनस 2³ ओवर 3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1/2
2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ जे भी है ना, यहाँ जे भी है, माइनस 3 इंटू 2 के यूनिट वेक्टर। ये मैंने इस सारे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दी। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, वो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 क्यूब ओवर 3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1/2 1 रेज पर 4 जे यूनिट वेक्टर माइनस 3 इंटू 1 के यूनिट वेक्टर। आप ये कह रहे हैं, यही कह रहे थे आप। इससे हमारा वर्किंग बढ़ जाएगी, जवाब यही आना है, जवाब यही आना है। इससे वर्किंग ये बढ़ जाएगी कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको भी सिंप्लीफाई, सारे को सिंप्लीफाई करके फिर आई को इकट्ठा करेंगे। इधर भी आई है, इधर भी आई है, फिर इधर भी जे है, इधर भी जे है, इनको इकट्ठा करेंगे, फिर इधर भी के है, इधर भी के है, जवाब वही आएगा। किया मैंने यही है वहाँ पे भी, यानी पूरे फंक्शन में एक लिमिट पुट करके माइनस करके दूसरे उसी फंक्शन में लोअर लिमिट नहीं पुट की है, बल्कि सेपरेट ही कर दिया, किया वही है। समझ आ रही है? नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमिन अ वेक्टर फंक्शन विच हैज़ 3 cos 3t आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 sin 3t जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 k यूनिट वेक्टर एज इट्स डेरिवेटिव एंड i प्लस जे प्लस के एज वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कुछ पता चला कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है। एक ऐसा फंक्शन मालूम करना है जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, एक बात। दूसरा क्या है कि उस फंक्शन की वैल्यू भी दी हुई है t इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो आप रिक्वायर्ड फंक्शन अगर एफ ऑफ टी सपोज करते हैं, लेट एफ ऑफ टी बी द रिक्वायर्ड फंक्शन, then by given condition, by given conditions दो हैं, क्या क्या है। एक तो इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ डैश टी किसके बराबर, 3 cos 3t आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 sin 3t जे यूनिट वेक्टर प्लस 4k। एक तो ये दिया हुआ है, जो फंक्शन आपने मालूम करना है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। दूसरा, उस वेक्टर फंक्शन की t इज इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू दी हुई है, वो क्या है, i प्लस जे प्लस के। हाँ जी, समझ आ गई कि क्या क्या गिवन है। अब ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 में फंक्शन का डेरिवेटिव है, यहाँ से आपने फंक्शन पे वापस आना हो तो कैसे आएंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यानी एफ ऑफ टी जो आपके पास आएगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ डैश टी डी टी, मीन्स दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ डैश क्या है, 3 cos 3t आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 sin 3t जे यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। अब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, तो ये आ जाएगा 3 sin 3t ओवर 3 और i यूनिट वेक्टर वैसे ही रहेगा, फिर प्लस प्लस के माइनस, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो माइनस 3 cos 3t ओवर 3 जे यूनिट वेक्टर, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 4t के यूनिट वेक्टर। और चूंकि इंटीग्रेशन आप वेक्टर फंक्शन की कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है दैट विल बी अ वेक्टर। समझ आ गई? तो 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो आपके पास एफ ऑफ टी किसके बराबर आ गया, साइन 3t आई यूनिट वेक्टर माइनस कॉस 3t जे यूनिट वेक्टर
प्लस 4t k यूनिट वेक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन f of t इज इक्वल टू जी साइन 3ti माइनस कॉस 3tj प्लस 4tk प्लस a वेक्टर। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर आया है a, इसकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए आपको उसने एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो अभी तक हमने यूज़ नहीं की। f of 0 इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के। तो यहाँ अगर हम t 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, f of 0 साइन t साइन 0 हो जाएगा, ये साइन 0 i नोट वेक्टर माइनस कॉस 0 जे नोट वेक्टर, और यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, t की जगह 0 लगाएंगे तो। अब f of 0 किसके इक्वल है, f of 0 दिया हुआ उसने i प्लस जे प्लस के, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 0 माइनस जे प्लस वेक्टर ए। आगे आप वजह बता सकते हैं कि f of 0 जो है वो i प्लस जे प्लस के है। हमें मालूम किसकी वैल्यू करनी है, ए की ना, ए की वैल्यू मालूम हो गई। फिर i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू वेक्टर ए, और वेक्टर ए इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस के। अब वेक्टर ए की ये वाली वैल्यू हमने वेक्टर फंक्शन में पुट भी करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास f of t किसके इक्वल आ गया, साइन 3t i यूनिट वेक्टर माइनस कॉस 3t j यूनिट वेक्टर प्लस 4t k यूनिट वेक्टर प्लस i प्लस 2j प्लस k। अब ये i j k इकट्ठे करें, कैसे होंगे, इनको कंबाइन करें, इसको और इसको, तो 1 प्लस साइन 3t i यूनिट वेक्टर, फिर इसको और इसको कंबाइन करें, 2 माइनस कॉस 3t j यूनिट वेक्टर, फिर इसको और इसको कंबाइन करें, हाँ जी 1 प्लस 4t, तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो एक क्वेश्चन होता है बेसिकली वो एक क्वेश्चन नहीं होता, वो एक सिचुएशन होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने कौन सी सिचुएशन के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया हो तो वहाँ से वेक्टर फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट इंटीग्रेटिंग दैट डेरिवेटिव। नेक्स्ट जी 3.2 के कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, वो आपने खुद करने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ, इसलिए मैंने छोड़े हैं कि सिमिलर क्वेश्चन हैं। किसी में वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव से लेके इंटीग्रेशन करनी है, किसी में डॉट प्रोडक्ट लेके करनी है, सारे इसी किस्म के क्वेश्चन हैं। एनी हो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट ये है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज इक्वल टू 0 दिए हुए 0। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दैट इज गिवन 0, और ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर 0 दिया हुआ है। वो कहता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मालूम करें। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे आती है पता है आपको जी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन, तो फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लाने के लिए उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चूँकि ये जो a है बेसिकली जो ये a है वो है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी,
डी वी ओवर डी टी। अब यहाँ से अगर आपने वेलोसिटी लेके आनी है तो वो कैसे आएगी, वो डी ओवर डी टी की इंटीग्रेशन होगी। यानी डी वी ओवर डी टी की इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन होगी। तो अब एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन कर दें, यानी वेलोसिटी v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन 12 cos 2t I नॉट वेक्टर माइनस 8 sin 2t j नॉट वेक्टर प्लस 16t k नॉट वेक्टर dt। sin 2t की इंटीग्रेशन cos 2t ओवर 2 सॉरी cos 2t की इंटीग्रेशन sin 2t ओवर 2, ये आ गया 12 sin 2t ओवर 2 आई नॉट वेक्टर। sin 2t की आनी है माइनस cos, तो वो माइनस पहले से ही है, प्लस हो जाएगा 8 cos 2t ओवर 2 j यूनिट वेक्टर प्लस 16 t स्क्वायर ओवर 2 k यूनिट वेक्टर। और साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, a चूँकि पहले से ही आया हुआ है तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो हम एक b लगा लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन करें, ये बेसिकली वेलोसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आई हुई है v ऑफ t। क्या बना जी, v ऑफ t इज इक्वल टू 6 sin 2t आई नॉट वेक्टर प्लस 4 cos 2t j यूनिट वेक्टर प्लस 8 t स्क्वायर k यूनिट वेक्टर प्लस वेक्टर b एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर। आई वुड से इसे आप इक्वेशन 1 कर लें, इसे 2 कर लें। अब v ऑफ 0 दिया हुआ उसने 0, तो t की जगह 0 पुट करें, v ऑफ 0 साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है और t यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये v ऑफ 0 0 है, तो वो आ गया 4j प्लस वैक्टर b। तो यहाँ से b की वैल्यू फिर क्या निकली, माइनस 4j, b की वैल्यू निकला है माइनस 4j। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 2 का v ऑफ t किसके बराबर आएगा, 6 sin 2t 6 sin 2t आई नॉट वेक्टर प्लस 4 cos 2t j नॉट वेक्टर प्लस 8 t स्क्वेयर k नॉट वेक्टर। b की वैल्यू क्या है माइनस 4j। ये j को इकट्ठा करें, v ऑफ t किसके बराबर आ गया 6 sin 2t आई नॉट वेक्टर प्लस ये बन जाएगा 4 भी कॉमन निकलाएगा ना, माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस 4 कॉमन निकाल लें, ये 1 माइनस cos 2t j यूनिट वेक्टर प्लस 8t स्क्वायर k यूनिट वेक्टर। ये आपका एक रिजल्ट आ गया है जो कि आपने वेलोसिटी मालूम करनी थी। कहा था ना उसने कि वेलोसिटी फाइंड करें। इसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है r। r कैसे मालूम होगा, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा dt। इसकी इंटीग्रेशन करते हैं 6 sin 2t आई नॉट वेक्टर माइनस 4 1 माइनस cos 2t j यूनिट वेक्टर और प्लस 8t स्क्वायर k यूनिट वेक्टर dt। जी करें जी इसकी इंटीग्रेशन, sin 2t की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस 6 तो वैसे ही लग गया ना cos 2t ओवर 2, फिर यहाँ पे माइनस 4 1 की इंटीग्रेशन t, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी sin 2t ओवर 2 j यूनिट वेक्टर प्लस 8t क्यूब ओवर 3 k यूनिट वेक्टर। जी
जी ये आपके पास आ जाता है साइन 2t की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t ओवर 2 और फिर ये 1 की इंटीग्रेशन t और कॉस 2t की क्या आ जाएगी साइन 2t ओवर 2 और इसके बाद इसकी आ जाएगी 8t क्यूब ओवर 3 और अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना है। एक हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस कर लेते हैं c, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये बेसिकली r ऑफ t हमारे पास आ गया है -3 cos 2t माइनस 4t माइनस 2 ये 2 साइन 2t जे यूनिट वेक्टर प्लस ये तो वैसे ही रहना है 8/3 t क्यूब के यूनिट वेक्टर प्लस वेक्टर c यहाँ आई यूनिट वेक्टर लगाना है आपने। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बनती है? इक्वेशन नंबर 3। जी कहाँ प्लस आएगा? माइनस से मैंने मल्टीप्लाई तो कराया ही नहीं है। अब ये r ऑफ t इसके बराबर आ गया है, तो r ऑफ 0 की वैल्यू उसने खुद दी हुई थी। ये t की जगह 0 पुट करते हैं, r ऑफ 0 cos 0 1 माइनस 3i, यहाँ पे सारा कुछ ही जीरो, t की जगह 0, ये भी 0, वो भी 0, बाकी क्या रह गया? वेक्टर c और r ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 दी हुई है -3i प्लस वेक्टर c। तो यहाँ से फिर वेक्टर c की वैल्यू क्या आई? 3i। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है आपने। तो r ऑफ t इज इक्वल टू -3 cos 2t आई यूनिट वेक्टर माइनस 4t माइनस 2 साइन 2t जे यूनिट वेक्टर प्लस 8/3 t क्यूब के यूनिट वेक्टर और प्लस 3i। बस आपने अब i यूनिट वेक्टर जो है वो इकट्ठा करना है। वेक्टर r ऑफ t आपके पास आ जाता है 3 इंटू 1 माइनस cos 2t आई यूनिट वेक्टर माइनस 2t माइनस साइन 2t जे यूनिट वेक्टर प्लस 8/3 t क्यूब के यूनिट वेक्टर। क्या हुआ? 2 कॉमन लिया, हाँ 2 कॉमन लिया तो 4 की बजाय यहाँ 2 रह गया, यहाँ ना चले। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 हमारा ख़त्म हो गया। जो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, होपफुली आज वीकेंड है तो आप कल कर लेंगे, सारे कर रहेंगे। फिर भी अगर कोई इशू हुआ, कोई क्वेश्चन आपसे ना होगा तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। अदरवाइज चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।